नमस्कार, खबर फास्ट के खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में स्वागत है। आपका मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। दरअसल इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कोरोना और कोरोना के खिलाफ चल रहे वैक्सीनेशन अभियान के साथ साथ वो क्या कुछ पैरामीटर्स हैं जो 100 करोड़ तक का आंकड़ा वैक्सीनेशन का पार कर लेने के बाद अब लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है। किन पैरामीटर्स पर सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ जहां पूरा देश 100 करोड़ वैक्सीनेशन के आंकड़े का जश्न मना रहा है, वो उत्साह लोगों में है और लोगों को अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा विश्वास भी भारतीय वैक्सीन पर हुआ है। साथ ही साथ हरियाणा प्रदेश में किस तरह से कोरोना के खिलाफ जंग में कदम उठाए गए और वो कदम कितने प्रभावी हुए हैं, इन तमाम बातों पर चर्चा होगी इस खास कार्यक्रम में। कुछ खास मेहमान भी, कुछ हेल्थ एक्सपर्ट भी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुटेंगे, लेकिन सबसे पहले हरियाणा के कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं किस तरह से हरियाणा में वैक्सीनेशन का आंकड़ा चल रहा है और क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। तो दूसरी लहर के दौरान हरियाणा में गांवों में कोरोना को रोकने के लिए, इसके संक्रमण को रोकने के लिए कदम उठाए गए। डोर टू डोर सर्वे किया गया, कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया गया। ग्रामीणों को कोरोना से बचाव की जानकारी दी गई। समय समय पर लोगों के ऑक्सीजन लेवल की जांच भी की गई। सरकार ने लोगों को मुफ्त कोरोना किट दी। गांव में आइसोलेशन सेंटर्स भी बनाए गए। मुफ्त राशन वितरित किया गया। कोरोना के संक्रमण के दौर में गांव में संक्रमण रोकने के लिए कई कदम उठाए गए। जैसा कि हम बता रहे हैं, डोर टू डोर सर्वे से पूरी निगरानी रखी गई। कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाए गए। इसके अलावा आपको बता दें कि ग्रामीणों को कोरोना से बचाव की जानकारी दी गई और साथ ही साथ कोरोना किट भी लोगों को दी गई। समय समय पर ऑक्सीजन जांच की गई। ऐसे निपटे तीसरी लहर से कई जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। मेडिकल उपकरणों और दवाओं पर निगरानी जो स्वास्थ्य विभाग है वो रख रहा है। स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। कई जिलों में 500 बेड के अस्पताल बनाए गए। मेडिकल स्टाफ की भर्ती पर भी जोर दिया गया। बच्चों के लिए स्पेशल वार्ड बनाने पर फोकस किया गया। कई जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। तो तीसरी लहर से निपटने के लिए क्या कुछ हरियाणा सरकार ने तैयारी की है। मेडिकल उपकरणों और दवाओं पर खास निगरानी सरकार रख रही है ताकि कोई जमाखोरी ना हो, मुनाफाखोरी ना हो। स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। 500 बेड के अस्पताल जिलों में स्थापित किए गए। मेडिकल स्टाफ की भर्ती पर भी जोर दिया गया। प्रदेश में 2,51,00,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन का डोज लगाया जा चुका है। 1.75 करोड़ लोगों को पहली खुराक लग चुकी है। 75 लाख लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी हैं और 1,43,05,000 के आसपास वो लोग हैं जो 18 से 45 साल के उम्र के हैं, जिनको वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। तो कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। आपका परिचय करा दें। डॉक्टर अनिलजीत सिंह त्रेहान हैं, डेप्यूटी सिविल सर्जन हैं और साथ ही साथ डॉक्टर शरद लखोटिया, हेल्थ एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद जी। डॉक्टर अनिलजीत जी, सबसे पहले मेरा सवाल, देखिए हरियाणा में पूरा देश पहली बात 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा जो छुआ है देश ने, उसके उत्साह में है। दूसरी तरफ हरियाणा की अगर स्थिति पर नजर डाली जाए तो कई ऐसे कदम उठाए गए। हरियाणा प्रदेश में अभी स्थिति किस तरह आप देख रहे हैं, किस तरह से आंक पा रहे हैं? त्यागी साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि हरियाणा में जो वैक्सीनेशन है फर्स्ट डोज, वो रोहतक की अगर बात करें, मैं रोहतक का नोडल अधिकारी हूँ, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी। रोहतक में टारगेट पॉपुलेशन थी 7,95,000 के आसपास जी। हम उसमें से 6,60,000 को प्रथम डोज दे चुके हैं जी, जो कि हमारी टारगेट पॉपुलेशन का 83% बनता है जी। और जहां तक बात करें दूसरी डोज की, तो दूसरी डोज हम करीब 36% दे चुके हैं। अगर बात करें वैक्सीनेशन की, तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर वैक्सीनेशन 100% प्रथम और दूसरी डोज हो जाती है, तो मैं नहीं समझता कि तीसरी लहर का कोई प्रभाव हरियाणा प्रदेश और रोहतक पे पड़ने की कोई संभावना है जी। तो कहीं ना कहीं एक खतरा एक हद तक टला है। डॉक्टर शरद लखोटिया साहब, आपके पास भी मैं इसी सवाल के साथ आऊंगा। देखिए हरियाणा की स्थिति, और चूंकि हरियाणा सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं, लेकिन उनका कितना असर हुआ और कितना उसका प्रभाव पड़ा,
और किस हद तक हम कोरोना की संभावित लहर के खतरे से, जो थर्ड वेव की बात की जा रही थी, उससे कितना दूर हम आ गए हैं या उसको कितना हम टाल चुके हैं? ये है कि हरियाणा की तैयारी अच्छा कर रहा है और बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने कंट्रोल किया है। जी। जिससे आज जब 100 करोड़ वैक्सीनेशन का पर्व मना रहे हैं हम, तो हरियाणा की भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि देश के एवरेज से बेटर है। जी। आपको मालूम है कि पूरे देश में आज जो 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया है, उसमें 75% एडल्ट पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज मिल चुका है जी। और 30% से अधिक लोगों को सेकंड डोज भी मिल चुका है। जी। इस तरह की कार्रवाई जब हरियाणा में बेटर ढंग से हो रही है, हिंदुस्तान के एवरेज से बेटर है, तो ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम कोरोना को रोकने में बहुत प्रभावी है। जी। इस बात को देखते हुए मेरा ये एक संकल्प है कि ये थर्ड वेव शायद ही आए, जी। लेकिन ये वायरस बड़ा रूप बदलता है। अगर कोई वेरिएंट आ गया, जैसे उस समय में सेकंड वेव में डेल्टा वेरिएंट आया, जी। और इस तरह की अगर कोई हरकत हो जाए तो कहना बड़ा मुश्किल है। वरना मैं समझता हूं कि तीसरी वेव की आशंका अब काफी कम हो गई है, क्योंकि जिस तरह की प्रेडिक्शन थी, ये तो अक्टूबर महीने में तो इस समय में चरम सीमा पे चलना चाहिए था। जी। तो उस तो ये केस ग्रेजुअली कम ही हो रहे हैं और एक संख्या के अंदर नियंत्रित हैं। लेकिन अभी पेंडेमिक को एंडेमिक कहना भी सही नहीं है। WHO ने कहा है कि ये एंडेमिक हो रहा है, लेकिन हमें वॉच करना चाहिए, लेकिन एक बड़ी पॉजिटिव नजर के साथ कि हम कोरोना पे विक्ट्री पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम अब अपने आप को खुली छूट दे दें, क्योंकि देखिए सामने छठ पूजा, दिवाली आ रही है। जी। ये ऐसे त्योहार हैं जहां लोग आपस में मिलेंगे और बहुत शॉपिंग होगी, मार्केट्स खुलेंगे, और कई जगह में अब सब जगह धीरे धीरे मार्केट ज्यादा खुल रहे हैं। जी। तो ऐसे हालात में हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में कोताही नहीं बरतनी है। और मैं पूरी आशा रखता हूं कि ये तीसरी वेव, जैसा कि पहले भी मैंने आपके प्रोग्राम में कहा, कि अगर हमने पूरा अपना तरह से काम किया, सरकार काम कर रही है, हम भी अपनी तरफ से अपनी पूरी एहतियात बरतेंगे, तो ये खुश हो जाएगी और थर्ड वेव से कोई ज्यादा प्रभाव नहीं होगा, बल्कि शायद ही आए ऐसी। जी, तो कहीं न कहीं काफ़ी हद तक हम उस संभावित तीसरी लहर के खतरे को टाल चुके हैं, लेकिन अभी सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन ज़रूर हमें करना होगा और वो तमाम नॉर्म्स जो कोविड के समय में बनाए गए हैं, उनको ध्यान में रखना होगा, चाहे मास्क हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग हो, सैनिटाइज़िंग हो, इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना होगा। डॉक्टर त्रेहान, जी। हरियाणा सरकार के अगर कदमों की बात की जाए तो देखिए, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में डोर टू डोर निगरानी की गई, सर्वों के माध्यम से मुफ्त राशन वितरित किया गया, 500-500 बेड्स के अस्पताल अलग अलग जिलों में बनाए गए, ये वो तमाम कदम हैं जो तीसरी लहर को देखते हुए जो हैं उठाए गए हैं सरकार ने, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट्स भी कई जगह लगाए गए हैं। फिलहाल ये वो एक कदम है जिससे कि बचा जा सके तीसरी लहर से। लेकिन आखिर सबसे बड़ा यूएसपी क्या रहा? क्योंकि देखिए, जिस तरह की स्थिति प्रदेश में, ऐसा लग रहा है कि और राज्यों के लिए भी एक रोल मॉडल की तरह हरियाणा उभरा है। क्या यूएसपी रहे, क्या वो पॉइंट्स ऐसे रहे जो आज हरियाणा इतनी बेहतरीन स्थिति में खड़ा है? देखिए, हमारी डीटीएफ रेगुलर डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स बनाई गई, जिसमें जो हमारे डीसी साहब हैं वो उसके चेयरमैन हैं, और मैं और सिविल सर्जन साहब, हम सब मेंबर हैं। और उसकी हर 15 दिन पे मीटिंग होती है और अब भी आगे भी चलती रहेगी। जो जो हमने वैक्सीनेशन में कार्य किए और कहाँ कहाँ कोई खामी रही, हम लगातार उस खामी को हर 15 दिन में सुधारते रहे। जी। हमने हाउस टू हाउस मार्किंग करी, आशा का सर्वे कराया अलग से, हमारे जो वर्कर है उनसे अलग सर्वे कराया, जी। इन दोनों डाटा को कंपाइल कराया, लाइन लिस्टिंग तैयार की गई। जो जो वैक्सीनेटेड नहीं है, जो वैक्सीन नहीं रिफ्यूजल वाले लोग थे, उनके लोकल लीडर्स को पकड़ा, उनको कन्विंस किया हमारे एसएमओ साहिबान ने, सिविल सर्जन साहिबान ने, एडीसी साहब ने के दफ्तर में भी ये मीटिंग रही। हेलो। जी। जी डॉक्टर साहब, कहिए।
एडीसी साहब के दफ्तर में भी हमने मीटिंग करी और लगातार ये हमने प्लान किया समस्त तरीके से कि हम वैक्सीनेशन को हर घर तक बेनिफिशियरी तक पहुंचाएं, चाहे हमें उसके लिए घर तक हमारी टीमें गई हैं जी। यही हमारी कारगर स्थिति थी। और हमने इसमें एक और सुधार किया है कि हमने अब हाउस टू हाउस सर्वे के साथ साथ हमने एक बड़े गांव को लेकर 5-6 टीमें लगातार उसमें उतारते जा रहे हैं। पर ब्लॉक 3-3 गांव हमने उठाए हैं और इनको हम 100% वैक्सीनेट करके निकलेंगे बेनिफिशियरी पॉपुलेशन को। जी बिल्कुल। तो ये तमाम वो आपने कदम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हरियाणा सरकार ने जो आदेश दिए थे, किस तरह से कोविड के वक्त में कदम उठाए गए सरकार की तरफ से, वो तमाम जानकारियाँ हैं। खैर डॉक्टर शरद लखोटिया साहब, अब क्या माना जाए कि जो प्रदेश की स्थिति है फिलहाल, उसमें अब क्या वैक्सीनेशन जो है एक सबसे बड़ा हथियार है, और वैक्सीनेशन की सक्सेस रेट हम देख रहे हैं, सक्सेस की जो बात कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश में, अब चूंकि तीसरी लहर में संभावित खतरा बच्चों को बताया जा रहा था, बच्चों के लिए अभी वैक्सीन के ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है। तो इसको कितना जल्द शुरू करना होगा, कितना इस पर फोकस करना होगा, जो रिमोट एरियाज हैं उन पर भी क्या अभी फोकस करने की जरूरत है, वहां पर कितना काम हुआ है? देखिए, ये बात सच है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है जी और बच्चों को खतरा अभी भी है। देखिए, ये इस समय में चूंकि ये कोरोना अभी कंट्रोल में चल रहा है, इमीडिएटली घबराने की जरूरत नहीं है। जी लेकिन जितना हम देख रहे हैं, सभी सरकारों ने, राज्य सरकारों ने अपने अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स किए हैं जो उनकी रिपोर्ट्स आई है। जी इस हिसाब से हम ये कहेंगे कि हमें बहुत पैनी नजर से सारी स्थिति को देखना है। अभी जो स्थिति चल रही है वो बहुत ही अच्छी है। देखिए, इस देश को एक अगर आप समझें तो ये डेवलपिंग कंट्री है जी और विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमने इतना सक्सेसफुल कंप्लीट किया है। जो प्रोग्राम 100 करोड़ लोगों को पहुंचाया गया और जहां हमारी अपनी मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन का बड़ा योगदान रहा, हमारा अपना सिस्टम ने सारा काम किया। जब विदेशों में उस समय वैक्सीनेशन के समय में बात हो रही थी कि हिंदुस्तान कैसे टैकल करेगा, कौन देगा वैक्सीन इंडिया को, जी तो इंडिया इतनी तरह से आत्मनिर्भर हुआ है, इसका पहला परिचय मिला है पूरे देश को कि हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने अपने स्वदेशी वैक्सीन बनाई और हमने अपने 100 करोड़ से ज्यादा विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया है इतना बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम करके। और कोरोना को बहुत हद तक हमने नियंत्रित कर दिया है। जबकि ये सच है कि वेरिएंट्स कभी भी स्थिति को बदल सकते हैं, जी लेकिन हमने इस पर काबू पाया है। जी बिल्कुल। लखोटिया साहब, क्या ऐसी स्थिति है कि एक जो चुनौती मानी जा रही थी, चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, लोगों में जागरूकता की कमी, चाहे कोविड को लेकर हो, चाहे वैक्सीनेशन को लेकर हो, या फिर वैक्सीन को लेकर हो, क्या अब हरियाणा में लोग जागरूक हुए हैं? ऐसी स्थिति दिखती है क्या? और ये उसी का परिणाम है कि सरकार के जो प्रयास हैं, प्रशासन के, स्वास्थ्य विभाग के जो प्रयास हैं, वो इस जागरूकता के साथ और अगले पड़ाव तक पहुंचे हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी लखोटिया साहब, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आप तक पहुंच पाई क्या? मेरा सवाल आप सुन पाए क्या? हाँ, देखिए, सरकार की जागरूकता से फायदा तो बहुत हुआ है, जी क्योंकि इस जागरूकता के कारण अगर आप देखें शुरुआत में तो ये प्रोग्राम इतनी बाधाओं के साथ शुरू हुआ। पहले अपोजिशन पार्टीज की एक तरह की भ्रमित थी, उसके बाद लोगों में विश्वास नहीं हुआ क्या ये वैक्सीन हमारे लिए रियल में कारगर होगी कि नहीं होगी। जी इन सब परिस्थितियों में लोग तैयार ही नहीं थे कि अब वैक्सीन लगवाएं। आज जागरूकता का ये है परिचय कि लोग मांग मांग के, राज्य मांग मांग के वैक्सीन मांग रहे हैं कि हमारे को दीजिए दीजिए दीजिए, जबकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम अपने चरम पे है। जी तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जहां
विदेशों में भी जो डेवलप कंट्री है वहां पे भी बहुत सारे लोगों को अभी भी मनाया नहीं जा सकता है जी कि आप वैक्सीन करवा लीजिए। तो ऐसी स्थिति में जो हिंदुस्तान में हमने कर दिखाया है वो अभूतपूर्व है। और बिना राजनीतिक कोई लपेट के मैं कहना चाहता हूं कि हर एक भारतवासी को गर्व होना चाहिए कि हमने अपनी इतनी आत्मनिर्भरता हासिल की है और लोगों का विश्वास जीता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर अनिलजीत त्रियान साहब, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, जागरूकता, जैसा लखोटिया साहब ने भी कहा कि जब ये चीज़ें शुरू हुई, चाहे वैक्सीनेशन हो या फिर कोविड नॉर्म्स की बात हो, लोगों में एक भ्रम था, एक कन्फ्यूजन था, जागरूकता की कमी थी। ऊपर से तमाम राजनीति जो हम सब ने देखी, वैक्सीन पर किस तरह की राजनीति हुई, इन चुनौतियों के बाद भी क्या हरियाणा में आम लोग जागरूक हुए हैं? और जागरूक हुए हैं तो उसका आखिर क्या उसकी वजह रही? क्या जागरूकता अभियान जो सरकार ने चलाए वो उसकी वजह रही? किस तरह से इन तमाम चीज़ों को हरियाणा में मैनेज किया गया? देखिए, जागरूकता का आलम तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हमारी जो संभावित बेनिफिशियरी पॉपुलेशन है उसका करीब 85%, 85% को हम फर्स्ट डोज लगा चुके हैं। जी स्वैच्छिक वैक्सीन है, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं की गई। सरकार की कोशिशें, प्रशासन की कोशिशें, स्वास्थ्य विभाग का आगे आकर सबसे पहले खुद लगवाना। जी आप मानिएंगे कि रोहतक में 16 जनवरी को जब वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू हुआ जी तो सबसे पहले जितने लाभार्थियों ने लगवाया टीका, वो सब स्वास्थ्य विभाग से संबंधित थे। जी हम जहां भी आगे गए, गांवों में गए, स्लम एरिया में गए, डाउन ट्रॉडन एरिया में गए, हमने अपने टीम्स को ये कहा कि सबसे पहला टीका आप खुद लगवाएं उनके सामने, और उनको कहें कि हमें कुछ नहीं हुआ, आपको कुछ नहीं होगा, ये वैक्सीन सेफ है, ये वैक्सीन लगाने से कोरोना महामारी से बचा जा सकता है। जी तो सबसे पहले विभाग ने खुद अपने आप को आगे करके वैक्सीन को लगवाया, जिससे लोगों में भी कॉन्फिडेंस आया और हमारे में भी कॉन्फिडेंस आया। जी और जैसे जैसे आंकड़ा वेव आई, उसके बाद लोगों में अब तो लाइनें लगती हैं। हमने बहुत मेटिकुलस स्ट्रेटजी प्लान करी। हमने जितने भी मोजेज आदमी थे, गांवों के पंच सरपंचेस, उनके साथ रेगुलर मीटिंग्स की, एनजीओ को बीच में रोप इन किया, जितने यहाँ पर डेरे हैं उन सब को रोप इन किया, बड़े बड़े, और वो आगे आए। इसी के कारण ही 85% के आसपास रोहतक में, हरियाणा में फर्स्ट डोज लग चुका है। जी बिल्कुल। जैसा आप बता रहे कि जागरूकता काफ़ी रही है, एनजीओज़ का सपोर्ट भी रहा है, और सरकार, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के जो कदम थे उन तमाम चीज़ों का ये एक परिणाम है। चूँकि अब आगे फेस्टिव सीज़न है, छठ पूजा है, और साथ ही साथ दीपावली का त्यौहार, कई ऐसे त्यौहार आ रहे हैं जो अब बाज़ारों में भीड़ बढ़ा देंगे। ऐसे में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, किन किन चीज़ों को फिर हमें देखना होगा कि कोविड की जो थर्ड वेव है उससे बचा जा सके? क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने कहा है, त्रियान साहब, कि भाई जब तक युद्ध खत्म नहीं होता तब तक हथियार छोड़े नहीं जाते। जी, मैं आपके माध्यम से भी और लगातार आईईसी एक्टिविटीज में हम कहते हैं भी रहते हैं, एसएमएस का पालन करें, सेफ डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, एम से मास्क हमेशा पहने, जहां भी कोशिश करें कि भीड़ भाड़ के इलाकों में मत जाएं। और अगर किसी को भी खांसी, जुकाम या इस तरह के कोई लक्षण जो इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम होते हैं, तो वो तुरंत नजदीकी केंद्र जाके, स्वास्थ्य केंद्र जाके अपना कोविड का सैंपल करवाएं। हम लगातार कम से कम रोज के हमारे 2,500 से 3,000 जिले के सैंपल होते हैं। और सैनिटाइजेशन, हैंड सैनिटाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जब तक पालन करेंगे, ये बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। वैक्सीनेशन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यही 2 चीजें रखेंगे तो हम तीसरी वेव को बिल्कुल भी आने नहीं देंगे। जी लखोटिया साहब, जैसा कि त्रियान साहब भी कह रहे हैं कि भाई ये तमाम जो नॉर्म्स है कोविड के, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसका तो पालन करना ही होगा, क्योंकि भीड़ काफ़ी बढ़ने वाली है बाज़ारों में, और लोग एक दूसरे के घर भी पहुँचेंगे बधाइयाँ देने के लिए। तो इस तरह का जो एक सोशल बिहेवियर है वो शुरू होने वाला है।
मेरा सवाल ये, क्योंकि देखिए अब आम लोगों में एक मैसेज भी गया, 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंचा, प्रधानमंत्री ने बधाई भी दी लोग। और क्या इससे ऐसा नहीं है क्या कि अब लोग थोड़े इस मामले में लापरवाह हो सकते हैं कि भाई अब वैक्सीन है, इलाज है हमारे पास, तो हम क्यों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्यों हम मास्क लगाएं अगर वैक्सीन अवेलेबल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है आपने, क्योंकि अगर हम इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को एक समारोह को उसके उत्सव मना के अगर हम चलते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि हम अपने कोविड अप्रोप्रिएट जो है बिहेवियर में कोताही बरतना शुरू करें। ये आपने इम्पोर्टेंट मीडिया के थ्रू आपने जो ये प्रश्न किया है, ये जी सभी लोगों को समझने की चीज है कि हमारी अपनी जो जरूरत है, जो हमारे को अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन करना है, उसमें 1% भी ढील नहीं होनी चाहिए। जी लोग मिलके आएंगे, ज्यादा लोगों को इकट्ठे मत करिए, बहुत सारे लोगों को एक साथ मत बुलाइए। अभी भी बताइए कि हम वही पालन करेंगे जो 4 महीने पहले कर रहे थे, वैसा ही बिहेवियर रखिए। ये अच्छी बात है कि थर्ड वेव के आने के चांस कम हो रहे हैं, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। जी क्रिकेट में कहते हैं कि गेम इज प्लेड टिल द लास्ट बॉल, गेम बदल जाता है। हम इसी तरह ये समझें कि ये जो वायरस है, ये चकमा देने वाला वायरस है। जी अचानक आप यूएस यूके में बढ़ने लग गया, कभी यूएसए में बढ़ने लग गया, रशिया में केसेस बढ़ने लग गए। ये सब चीजें ऐसी हैं कि वैक्सीनेशन ड्राइव और अप्रोप्रिएट बिहेवियर इतनी बड़ी भारी संख्या की देश के लिए कहीं भी आप कोई भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। जी तो खुशियां ये मनाइए कि ईश्वर आपके साथ है और अच्छा हो रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हमें अपने काम काज को, अपने तरीके को हमने ढील देनी है। ये मैसेज जरूर लोगों तक पहुंचना चाहिए। जी, एक और लखोटिया साहब, एक और मेरा सवाल, जैसा आपने कहा कि भाई हमें लापरवाह नहीं होना है, क्योंकि ये वायरस जो है चकमा देने वाला वायरस है, वेरिएंट्स इसके बदलते रहते हैं, स्वरूप इसके बदलते रहते हैं। हरियाणा कितना तैयार है? जितनी तैयारियां हुई हैं, सरकार ने जो कदम उठाए तीसरी लहर से बचने के लिए भी, चाहे वो बात अस्पतालों की हो, ऑक्सीजन प्लांट्स की हो, या और तमाम तरह की तैयारियों की, हम कितने तैयार हैं? देखिए, जो मैं अभी समझ रहा हूं, जी राज्य सरकारों की भी अपनी एक लिमिट है, क्योंकि ये देश में अंधाधुंध, क्योंकि इतने सारे कार्यक्रम हैं, इतनी सारी जरूरतें हैं, इतनी गरीबी है, हर तरह के वर्ग को, किसानों को, लोगों को कुछ न कुछ सहायता, चीजें चाहिए, जॉब चाहिए। ऐसी हालत में जितना हेल्थ सेक्टर के हिसाब से हरियाणा गवर्नमेंट अपने 500-500 बेड के हॉस्पिटल बना रही है, चीजें कर रही है, एक अप्रोप्रिएट काम है। देखिए, अंत तो किसी को हम ये नहीं कह सकते, इवन विकसित देश भी आज अपने कोरोना को रोक नहीं पाए, और बड़े से बड़े देश में भी देख रहे हैं जहां फैसिलिटीज पूरी है, वहां अचानक कैसे महामारी बढ़ जाती है। तो इसको हम किसी राजनीतिक ढंग से न देख के ये देखें कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में जितना काम किया गया है वो काफी अच्छा, प्रशंसनीय है, जी और जितना हो सकता है। क्योंकि देखिए, अभी तो आशंका है, सिचुएशन कंट्रोल में है। सिर्फ हमें इस बात को समझना है कि जैसे सेकंड वेव एक अचानक से आके पूरी सिस्टम को बर्बाद कर दिया, ऐसा थर्ड वेव के साथ नहीं हो। तैयारी पूरी रखनी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि शायद हम तीसरी वेव से निजात पा लेंगे। चलिए, एक दर्शक भी सीताराम हमारे साथ मथुरा से जुड़ रहे हैं, वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं, अपना सवाल पूछना चाहते हैं। सीताराम, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल या क्या कुछ कहना आप चाहते हैं। हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार। मथुरा से बोल रहा हूँ, सीताराम। जी सीताराम जी, बोलिए। सर, बात है, यहाँ मथुरा में कोई शक नहीं करता है, ये जुकाम वासी है, बुखार है या कोई तकलीफ है तो कहते हैं बस ये नॉर्मल चीज है, कोई बात नहीं है। जी सीताराम जी, चलिए आपने अपनी बात रखी। लखोटिया साहब, अगर आप सवाल समझ पाए हो तो ज़रा जवाब दीजिएगा। ये बता रहे हैं कि जैसे कहीं बुखार हो रहा है, लोगों को ये हो रहा है, तो वहां कोई बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं है, नॉर्मल है। जी तो ये सच है कि सीजनल, अभी जो सीजन बदल रहा है, जी सर्दियां आ रही हैं, तो इस मौसम में लोगों को हल्की सर्दी, जुकाम, बुखार होना बड़ा आम है। जी क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ नहीं रहे हैं, इसीलिए अभी हर एक केस को कोरोना की नजर से देखने की जरूरत नहीं है। अनलेस एंड अनटिल
कि वो कुछ सिम्टम जो स्पेसिफिक हैं, कोरोना से रिलेटेड हैं, जी या जहां फैसिलिटीज अवेलेबल है वहां आप टेस्ट भी करा लीजिए। तो यही इस समय है, लेकिन इस समय में पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जैसे जब तेजी से कोरोना फैला था, तो उस समय तो हर एक केस को ही मान रहे थे कि कोरोना अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, जी तो वो एक अलग माहौल था। लेकिन इस समय में चूंकि ये सीजनल चेंज आता ही है, सर्दी जुकाम हल्का होना ये कोई अस्वाभाविक चीज नहीं है, तो इसको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक कि कोई एरिया पर्टिकुलर बेल्ट में कोरोना के केसेस काफी पॉजिटिव हो रहे हैं, तो वहां स्क्रीनिंग ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज ऐसे घबराने की जरूरत बिल्कुल, लेकिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट आप ज़रूर करें और क्या कुछ आपकी तबीयत में ख़राबी है उसकी जांच ज़रूर कराएं। डॉक्टर त्रेहान, जिस तरह से लखोटिया साहब ने कहा कि भाई पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट करें, क्योंकि अभी देखिए कोरोना फैल नहीं रहा है और सेकेंड वेव फर्स्ट वेव में हमने देखा लोगों के बीच डर बहुत था और उसमें एक वजह ये भी थी कि तैयारियां, हम तैयार नहीं थे। ऑक्सीजन की कमी हमने देखी, अस्पतालों में बेड्स की कमी हमने देखी, तमाम तरह की कमियां देखी। उस वजह से एक बहुत बड़ा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई। अब क्या वो पैनिक सिचुएशन या वो पैनिक फैक्टर को आम लोग दूर रख सकते हैं, खुद से विश्वास कर सकते हैं कि भाई हरियाणा में जो कदम उठाए गए, अब किसी तरह की कोई डर की बात नहीं है। अगर कोविड की सिचुएशन आती भी है तो हम उसे हैंडल कर लेंगे, हम उससे निपट लेंगे। जी, बताना चाहूंगा कि सरकार के, प्रशासन के, विभाग के, माननीय प्रधानमंत्री के, पीएम केयर फंड के, जहां पर रोहतक में केवल 1000 लीटर पर मिनट का ऑक्सीजन प्लांट था, जी आज रोहतक में करीब 7000 एलपीएम के अलग अलग प्लांट हैं, जी जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी लगा रखे हैं, जो पहले लगाए नहीं थे। और सरकार की बात करें तो हमारी सभी बड़ी बड़ी जितनी सीएचसी हैं, 2 सब डिविजनल हॉस्पिटल, 2 सीएचसियां और एक सिविल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल, इसमें नए प्लांट लग गए हैं और चालू हालत में है। जी मतलब आप मान के चलिए, अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा कभी दौर आ गया, जो कि आने की संभावना बहुत कम है, जी तो ऑक्सीजन की कतई कमी की संभावना नहीं रहेगी। जी और बात करें अगर मैनेजमेंट की, आईसीयू बेड्स की, तो वो भी आईसीयू बेड्स अभी 3000 के आसपास रोहतक में है, जी जिसमें पीडियाट्रिक आईसीयू के बेड्स जो कि मैप कर लिए हैं प्रशासन ने, वो करीब 500, 550 के आसपास हैं, 565 के आसपास है टू बी वेरी करेक्ट, जिसमें 500 पीआईसीयू केवल सरकारी हैं। तो ये बहुत सारा सरकार ने धरातल पे काम किया, पहले भी काम किया। कोरोना बीमारी का कोई ऐसी आएगी वैसी आएगी, क्या सिम्टम होंगे, इसका किसी को पता नहीं था। अब चूंकि 2 वेव आ चुकी हैं, मुझे नहीं लगता तीसरी आएगी। और अगर वैक्सीनेशन पे पूरा जोर रखेंगे और 100% पहला और दूसरा डोज लगवाएंगे, जी तो मैं नहीं मानता कि तीसरी लहर आएगी। जैसा डॉक्टर लखोटिया ने भी कहा, मैं भी इस बात को सेकंड करता हूँ। और ऑक्सीजन की और बेड्स की, आईसीयू की, पीआईसीयू की, एनआईसीयू की कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जी चलिए, यानी कि जो आप सिचुएशन बता रहे हैं, क्योंकि आप रोहतक ज़िले की बात कर रहे हैं और अमूमन क्योंकि सरकार के प्रयास हैं तो सभी ज़िलों के लिए हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि पूरे प्रदेश में अब स्थिति ऐसी है कि कोविड की अगर थर्ड वेव आती है तो उससे स्वास्थ्य विभाग निपट सकता है। लखोटिया साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, बतौर हेल्थ एक्सपर्ट ये बताइए, क्योंकि लोगों में ये जानने की बड़ी जागरूकता इस वक्त, एक उत्सुकता है कि भाई बच्चों के लिए जो वैक्सीन डेवलप की जा रही है, जिसके ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं, आखिर कब तक बच्चों के लिए वैक्सीन वो उपलब्ध हो पाएगी? एक अनुमानित समय उसका बता दीजिए। देखिए, बच्चों की जो वैक्सीन बन रही है इंडिया में, और कोवैक्सीन का, और दूसरी वैक्सीन भी जो बच्चों के लिए आ रही है, जी जो अप्रूव्ड है, ये अच्छी वैक्सीन हैं और कारगर हैं। इस समय चूंकि बच्चों में अचानक से अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं आई है जहां बहुत निर्णायक फैसला लेना हो, जी तो सरकार अपना समय ले रही है। क्योंकि देखिए, आज कोई भी वैक्सीन को अप्रूव करना है तो सरकार की मंशा हर समय रहेगी कि जल्दी से जल्दी अप्रूव करें। जी लेकिन जैसा कि उन्होंने, प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि ये हमने साइंटिफिक कमेटी को सौंपा हुआ है। जी जब तक
वो अपनी रिपोर्ट से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होंगे और रेकमेंड नहीं करेंगे वो प्रोसेस एनालाइजिंग का, क्योंकि आज बच्चों का मामला है, एक एनालिसिस होता है, इसको ओवररूल नहीं करना चाहते हैं, तो वो समय ले रहा है। और चूंकि ऐसी आवश्यकता नहीं है कि अचानक मान लीजिए अगर बच्चों में संक्रमण तेज हो जाए, तब तो हमारी आवश्यकता है कि तुरंत हमें कुछ ना कुछ उपाय करने हैं। जी। तो मेरे हिसाब से अपनी पेस पे चल रहा है और बहुत जल्द ही इसकी मान्यता मिलेगी, ये चलिए, मेरा विश्वास है। तो लोगों के बीच जो बच्चों को लेकर एक डर है और उनके वैक्सीनेशन को लेकर जल्दी है, तो वो उनका जो इंतजार है वो जल्द ही खत्म होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का। डॉक्टर अनिलजीत सिंह त्रियान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शरद लखोटिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खबरफाज के लिए समय निकालने के लिए और इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से पूरा देश उत्साह में है कि 100 करोड़ का वैक्सीनेशन का आंकड़ा देश छू चुका है, उसी के साथ साथ हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग या यूं कहें कि स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो और मजबूत हुई हैं, वैक्सीनेशन भी तेजी के साथ चल रहा है। तो ऐसे में अब संभावित तीसरी लहर का खतरा काफी हद तक टल चुका है, लेकिन यहां पर लापरवाह होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब तक युद्ध खत्म नहीं होता तब तक हथियार नहीं छोड़े जाते। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में इतना ही। नमस्कार।